हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं निश्चय बैच में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर 1 और 2 में हम लोगों ने नेस्ट इक्वेशन और उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी। आज का लेक्चर डेडिकेटेड होगा इलेक्ट्रोलिसिस पे। थोड़ा सा हम फेराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस और हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की। फिर से मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि थ्योरी मोर देन सफिशिएंट है। प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो दिक्कत है वो पूछो, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा इतनी कम थ्योरी में, ऐसा कुछ नहीं है ना। मैं लगभग सारे केस करते हुए चलूँगा और जब पीवाई क्यूज़ करेंगे तो थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो अलग कॉन्सेप्ट आएंगे वो पीवाई क्यूज़ में भी कवर अप हो जाएंगे। अभी केवल थ्योरी कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम्स को उतना जोर से नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। जल्दी से मैं शुरू कर दूंगा पीवाई क्यूज़ का भी शेड्यूल, जल्दी से ही कोशिश करूँगा ले आऊँगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा सा एफर्ट तो डाल रहा हूँ, लेकिन अब जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही कर रहा हूँ ना। बॉडी उतनी अलाउ कर रही है मेरा करने के लिए। और ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर में यार थोड़ा सा स्पीड तो ज़्यादा होती ही है, तो नॉर्मल क्लास से कंपेयर करोगे तो 3x तो मान ही लो। तो अगर तुम्हारी कोचिंग में 15 दिन या 20 दिन चला है, 20 दिन में तुमने कितनी क्लास अटेंड की होंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? मुश्किल से 20 दिन में 3 बार गए होगे। 3 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते में 6 क्लास अटेंड की, 6 क्लास बार 12 घंटे हुए। वो मैं वैसे ही करा दे रहा हूँ। 2 हफ्ते में तो मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो 4 तो हो ही गई क्लास, है ना। चलो भाई, ये नोट्स तुम्हें फिर से कहाँ पे मिलेंगे ये बात तुम लोग पता है कि हम लोगों की वेबसाइट है, जो तुम लोगों की मदद से ही मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है, texturecam.in पे। वहाँ पे जाके मेन्यू बार में क्लिक करके कोर्सेज सेलेक्ट करके अपने चैप्टर नाम और शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नोट्स भी मिल जाएंगे, लेक्चर नोट्स, और अपना हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है ना, फिर भी चलो करते हैं काम को। बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं? अब अभी तक क्या हो रहा था, एक नेट केमिकल रिएक्शन हो रही थी और उसकी वजह से डेनियल सेल्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी। तो नेट सेल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हम उसे कहते हैं केमिकल सेल। अब बात कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल की। कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल में चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, और वो दो तरह से हो सकता है कि इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए या फिर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए, ठीक। या तो इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए या फिर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बदल जाए। लेकिन जनरली जो हमें फील होता है वो जल्दी से क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन तो आसानी से बदल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बदल सकता। लेकिन हम लोग प्रूव करेंगे इस बात को कि इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन भी बदल सकता है। और ये पहला एग्जाम्पल उसी का लेते हैं कि इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में क्या होगा? इन दीज सेल्स 2 like electrodes at different concentrations are dipped in the same solution. In these cells 2 like electrodes are at different concentrations are dipped in the same solution. एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स एट अनइक्वल गैस प्रेशर्स आर इमर्ज्ड इन द सेम सॉल्यूशन कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। यानी कि 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए हमने, जिनमें इनका जो प्रेशर था वो अलग अलग ले लिया, और उन अलग अलग प्रेशर की वजह से जो सेल का पोटेंशियल आएगा उसे हम इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के पोटेंशियल के बराबर कहेंगे। तो ऐसे इसमें रिएक्शन क्या लिखेंगे? अब यही टाइम बच रहा है यार, जो मैं लिख के लाया हूँ, ये टाइम बच रहा है। मेरी बात नहीं समझ रहे हो तुम लोग, पता नहीं यार कब समझोगे, शायद लेट हो जाओगे समझते समझते, तो फिर तो दिक्कत ही होगी। समझ जाओ, अच्छे से पढ़ो। मतलब यार लोगों को अब इस बात से दिक्कत है कि थोड़ा सा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो तुम ही लोग जानते हो क्या होगा सही गलत, तो मैं नहीं जानता। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अपना काम करो, देखते हैं क्या हो सकता है। कि 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन हो रहा है तो मतलब मेरा नाम तो याद ही है, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो एक कैथोड हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक एनोड हो गया। तो कैथोड पे जो कंसंट्रेशन आया, पार्शियल प्रेशर आया, वो Pc आया, और एनोड पे Pa आ गया। तो Pa और Pc के बीच में रिलेशन लिखेंगे, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log ऑफ Pc अपॉन Pa, कैथोड अपॉन एनोड, ठीक। कैथोड अपॉन एनोड, क्योंकि प्रेशर के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे कैथोड अपॉन एनोड में ऊपर लिख रहे हैं, वैसे एनोड ऊपर आता और कैथोड नीचे आता। तो ई सेल की वैल्यू हो गई, अब देखो प्लस में लिख दिया 0.0591/2 log ऑफ Pa अपॉन Pc लिख दिया। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, यानी कि एन में लेड अमलगम ले लिया एट C1 कॉन्सेंट्रेशन, और लेड अमलगम एट कॉन्सेंट्रेशन C2 ले लिया। रिएक्शन कौन कौन सी इन्वॉल्व होनी? ऐसे इलेक्ट्रोड को पढ़ने में काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ?
जैसे कैसे है, लेड अमलगम इज इमर्ज्ड इन पीबी सल्फेट सोल्यूशन, लेड सल्फेट सोल्यूशन विद एट कंसंट्रेशन 2, मतलब तो एक पे कैथोड है और एक पे एनोड है, ठीक है। तो रिएक्शन इन्वॉल्व कौन कौन सी हो रही है, Pb2 प्लस एट C2 Pb पे जा रहा है और Pb सॉलिड Pb2 प्लस में जा रहा है एट कॉन्सेंट्रेशन C1। तो ई सेल की वैल्यू ई नॉट सेल तो जीरो ही हो जाएगा क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में कैथोड अराउंड एक जैसे हैं, इसलिए ई सेल हमेशा कैसा आएगा, जीरो आएगा। तो 0.0591/2 लॉग ऑफ Pb2 प्लस अपॉन Pb2 प्लस एट कैथोड अपॉन एनोड लिख देंगे, C1/C2 लिख दिया, ठीक है, एनोड अपॉन कैथोड लिख दिया, तो प्लस में लिख दिया तो C2/C1 हो गया। सिंपल बात है, तो आसान सी बात है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखो वही पहले क्या हो रहा था कि हम केमिकल एनर्जी को, ये थोड़ी तबीयत नहीं सही तो इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम रखेंगे यार, है ना, फीवरिश लग रहा है मेरे को, तो इस लेक्चर की लेंथ कम होगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, 4 लेक्चर्स में हो जाएगा आराम से। तुम तसल्ली से पढ़ो, मेरी जिम्मेदारी मेरी है ना यार, तुम क्यों परेशान हो यार, मैं तुम्हें क्यों ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम सेलेक्ट ना हो, कोई एक वजह होगी। मैं अपना नाम खराब करना चाहता हूँ, जो इतने बच्चों को पढ़ाया जो सेलेक्ट हुए उनकी नज़रों में मैं मतलब बुरा बनना चाहूँगा। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा अगर तुम मेरी बात सही कही हुई सारी मानोगे तो तुम सेलेक्ट ही होगे, कोई ऑप्शन नहीं, केमिस्ट्री में 90+ नंबर आएंगे, ठीक है, बेफिक्र रहो इसके लिए, मैं मतलब डैम श्योर हूँ। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम केस 1 ले लें, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl का हम इलेक्ट्रोलिसिस करें, तो हमने एक तरफ एनोड लगा दिया और एक तरफ क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। कैथोड कैसा था, नेगेटिवली चार्ज था, एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। तो जब मोल्टन NaCl होगा तो उसमें Na+ आयंस होंगे और Cl- आयन होंगे। तो जो माइनस चार्ज है वो प्लस की तरफ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज है वो माइनस की तरफ जाएगा। अब देखना इसमें कैथोड निगेटिव है क्योंकि अब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैथोड निगेटिव हो जाएगा, ये फिजिक्स वाले जैसा हो जाएगा, है ना। अब केमिस्ट्री वाला नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं, सेल से एनर्जी हमें नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, हमें सेल से एनर्जी नहीं चाहिए, हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके सेल की रिएक्शंस को करा रहे हैं। तो कैथोड नेगेटिव ही होगा और एनोड पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, नेगेटिव के पास गया, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास गया। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, ये बात हमेशा 2 होगी, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। तो Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na होगा और Al मतलब एनोड पे क्या होगा, क्या एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Cl- इलेक्ट्रॉन गेन कर लूज करेगा और Cl2 बना देगा। तो Na+ और Cl- की इलेक्ट्रोलिसिस से Cl2 गैस निकली और Na सॉलिड बन गया। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करके हम प्योर वाटर यूज करना है, प्योर वाटर वो है जिसमें H+ और OH- आयन की जो वैल्यू है वो 10⁻⁷ है 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे KSP की। अगर हम बात में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करें जो आयनिक इक्विलिब्रियम में आता है, फॉर प्योर वाटर H+ = OH- = 10⁻⁷ मोलर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इन कंपेरिजन टू H2O द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- इज वेरी लो। H+ का और वाटर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन है कितना भाई बताओ, जल्दी बताओ, 1000 ग्राम पर लीटर, है ना, 1 ग्राम पर cc के हिसाब से। तो 1000/18 हो गया तो 55.55 आ गया। तो KW ऑफ वाटर कितना होता है, 10⁻⁴। तो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो है 55.55 और H+ और OH- कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कम है। H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। भाई देखो यार, मतलब मेरा लेक्चर कभी ऐसा नहीं होगा जिसे तुम 1.5x पे देख पाओगे, मेरा लेक्चर कभी भी ऐसा नहीं होगा, कोई सिंगल लेक्चर जैसे तुम 1.5x पे देख पाओगे। तुम्हें मतलब नेचुरल टाइम में देखना पड़ेगा, इनफैक्ट पॉज कर करके देखना पड़ेगा। और नोट्स जिनके पास लिखे हुए हैं उन्हें भी ठीक है, लेकिन वो एक बार देखें, ध्यान से तसल्ली से देखें। इनफैक्ट अगर स्पीड कम करके देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा टाइम बढ़ाओ, इस पर टाइम दो, क्योंकि मैं बहुत तेज़ है मेरी स्पीड, है ना, मैं जानता हूँ इस बात को कि मेरी स्पीड तेज़ है और तुम्हें कोप अप करने में लग रहा होगा कि समय कम है, मैंने पढ़ा बहुत सारा दिया। नोट्स कंपेयर करो यार, मैं तो खुले काम करता हूँ कि नोट्स कंपेयर कर लो। कोई बात ऐसी जो मैंने छोड़ दी हो ना पढ़ाई हो, बताओ मेरे को, कमेंट करो। अगर छूट गई होगी तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि छूट गई है, मेरे को ये बात बतानी थी, तो अगली बार मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने से पहले उसे बता ही दूंगा यार, है ना। तो H+ × OH- के कितना हो गया, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और
इसका कम है H प्लस और OH माइनस का, तो कौन हाइड्रो किसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, वाटर की। देयरफॉर द करंट इज पास्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, तो वाटर का रिडक्शन होगा और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, वाटर का रिडक्शन होगा और वाटर का ही ऑक्सीडेशन होगा। हाँ, और यार एक बात और थी कि किसी ने कहा सर बोर्ड पर पढ़ाओ, यार बोर्ड बहुत पैसे का खर्च होते हैं बोर्ड में, तो अभी बोर्ड का अरेंजमेंट मैं नहीं कर सकता, सॉरी। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी करूँ, लेकिन अभी तो पढ़ते रहो, थोड़े रीच बड़े लोगों के पास पहुँचे, तब थोड़ी थोड़ी व्यवस्था मैं बनाता रहूँगा, बना ही दूंगा व्यवस्था, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इट विल टेक टाइम। अभी तो पढ़ो और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मेरी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, है ना। When the current is passed in water, the following reactions will occur। क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा कि H2O 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस और OH माइनस बनाएगा, और H2 एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, और H2O में जब ऑक्सीडेशन होगा तो H प्लस तो पहले ही से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसका ऑक्सीडेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा। कौन ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीजन है वो -2 से 0 में चला जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन -2 से -2 में जाने में कोई फायदा नहीं, तो ये +1 से 0 में चला जाएगा। तो रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का और ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन का। ठीक, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, 6H2O गिव्स 4H प्लस 4OH माइनस प्लस O2 प्लस 2H2O। तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन का है, और ये बात IIT ने एडवांस में पूछी थी क्वेश्चन के फॉर्म में, ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। IIT ने जो पूछ रखा वो हम सब कुछ कवर करेंगे, चाहे कितनी भी क्लास लग जाए। मेरे को हफ्ते में 4 दिन की जगह 6 दिन भी क्लास लेनी पड़ेगी, तो आई विल डू दैट। ठीक, कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल किसी भी स्टेट पे, किसी भी पॉइंट पे जाके हम, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंप्रोमाइज़ विद थिंग्स। ठीक, कंप्रोमाइज़ करने की मेरी आदत नहीं, मैं पूरा पढ़ाता हूँ, इसीलिए यार देखो कम पढ़ाना हो तो बोर्ड वाले भी तो लेक्चर बना सकता था, लेकिन नहीं बनाया ना मैंने। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर अगर करें तो डाइल्यूट H2SO4 के साथ करें, तो इन केस ऑफ एसिडिफाइड वाटर द अमाउंट ऑफ H3O प्लस इज सफिशिएंट देन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विल टेक्स प्लेस एंड रिडक्शन ऑफ H प्लस विल टेक प्लेस। तो अब क्या है, वाटर को रिड्यूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, तो H3O प्लस का रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन बनी, H3O प्लस का रिडक्शन हुआ तो हाइड्रोजन बनी, और H2O का ऑक्सीडेशन हुआ तो O2 बनी। तो हमारे पास 2 रिएक्शन थी, क्या कि एक तो H2O का ऑक्सीडेशन हो जाए या फिर सल्फेट का ऑक्सीडेशन। सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो H2OH बनेगा, पर सल्फेट बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब देखो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका कम है, -1.2 इज अ बिगर नंबर देन -2। भाई ये तो सिंपल बात है कि -1.2 इज ए बिगर नंबर देन 2.0। तो क्या होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और SO4 2 माइनस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कंपटीशन में कौन जीत गया, वाटर जीत गया। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ज़्यादा वो रिड्यूस पहले होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो पहले ऑक्सीडाइज होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो रिडक्शन। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गेट रिड्यूस फर्स्ट और ऑक्सीडाइज फर्स्ट। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा। मैग्नीट्यूड नहीं, विद साइन देखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, सिंस द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर देन सल्फेट देन द करंट विल बी पास्ड मोर एफिशिएंटली टू ऑक्सीडाइज वाटर इन कंपैरिजन टू SO4 2 माइनस। यही बात मैं बोल रहा था। इन केस the concentration of H2SO4 is large then the oxidation of sulfate will take place larger than 38% से ज़्यादा हो, जो लेड स्टोरेज बैटरी में 38% ही होता है, उससे अगर ज़्यादा होगा तो H2SO4 का में सल्फेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की ज़्यादा वैल्यू चेंज नहीं होगी और सल्फेट का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्कलाइन वाटर करते हैं। एल्कलाइन वाटर यानी कि हमने क्या डाल दिया वाटर में, अब डाइल्यूट NaOH डाल दिया। ठीक, डाइल्यूट NaOH डाल दिया जब पानी में तुमने, तो क्या हुआ कि अब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आ गए होंगे और Na प्लस आ गए होंगे। तो कैथोड पे 2 रिएक्शन हो सकती है, या तो Na प्लस रिड्यूस हो या फिर वाटर रिड्यूस हो। तो देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, वाटर का या Na प्लस का। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर का रिडक्शन होगा, और Na प्लस तो हाइड्रेटेड होंगे, वाटर ने क्या करा होगा, चारों तरफ से सराउंड कर रखा होगा, तो करंट पहले वाटर से टकरा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू Na के पास जाने से पहले ही किससे टकरा गया, वाटर से टकरा गया। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो इन दिस केस Na प्लस आयंस आर हेवीली हाइड्रेटेड एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो वेरी लेस देन
वाटर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से बहुत कम है और वो हैवीली हाइड्रेटेड है। सिमिलरली अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे भी दो पॉसिबिलिटी थी क्या, कि वाटर का या तो ऑक्सीडेशन हो जाए या OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो जाए। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है किसका, OH माइनस का। तो OH माइनस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है। तो जो बात मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ वही मैंने लिख दी है। अब तुम चाहो तो मैं इसे लिख लिख के दिखाऊंगा तो इट विल टेक टाइम। मैंने लिख के रख रखी है इसलिए थोड़ा कम समय लग रहा है, और तुम्हारा समय बहुत कीमती है। तुम 12-14 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, टोटल स्टडी नहीं, 12 घंटे तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है ड्रॉप वालों को, ठीक है। और उन्हें अगर यूट्यूब के डेली के 2 वीडियो देखने पड़ गए तो 2 घंटे तो लगेंगे एक वीडियो को देखने के लिए, तो 12 2 14 तो 16 घंटे हो गए, इससे तुम पढ़ नहीं सकते हो, ठीक। तो जितना कंटेंट है वो मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए सिलेक्शन के लिए। सवाल आके देखो, जिस सवाल में दिक्कत हो उसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दो, मैं उसका सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा। उन सवालों को इकट्ठा करके क्लब कर लूँगा और फिर उन्हें डिस्कशन पे कर लूँगा, ठीक है। और जो शीट के सोल्यूशंस की बात हो रही, शीट के तुम सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर सब लोग बता दो, मैसेज कर दो, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर कुछ गलती होगी तो उन्हें भी रेक्टिफाई कर लिया जाएगा इसी बात में, ठीक। तो स्पीशीज हुज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी हायर विद गुड कॉन्सेंट्रेशन विल प्रेफरेबली ऑक्सीडाइज एट एनोड। क्या लिखा है कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है और कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है वो एनोड पे क्या होगा, वो एनोड पे ऑक्सीडाइज होगा पहले। और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा और कॉन्सनट्रेशन ज़्यादा है वो कैथोड पे पहले जाके रिड्यूस हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सोल्यूशन यानी ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। तो जब ब्राइन सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो अवेलेबल आयन कौन कौन से हैं, अवेलेबल आयन है एक्वस सोल्यूशन में Na+ है, Cl- H+ और OH- है। तो कैथोड पे रिडक्शन होगा तो Na+ का हो या वाटर का हो, तो ऑब्वियसली वाटर का होगा, क्योंकि वाटर का -0.8 है और उसका -2.7 है, तो वाटर पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब Cl- और वाटर में Cl- का रिडक्शन पोटेंशियल देखो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, वाटर का ज़्यादा है और Cl- का कम है, लेकिन फिर भी Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ठीक। ओवर पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल, इट इज़ द एक्स्ट्रा पोटेंशियल तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है ओवर पोटेंशियल की वजह से। यार थोड़ा सा इंटरप्शन था इसलिए मैंने उसे पॉज किया था। अब ईजल अगर किसी रिएक्शन का 0.6 वोल्ट से कम है तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी केमिकली, ठीक। अब जैसे सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। देखो उसका पोटेंशियल कितना आ रहा है, 1.88 आ रहा है और होना कितना चाहिए, 0.6 से ज़्यादा। तो 0.6 से ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हम इसी को आयरन के साथ कर लो, अगर इसी को आयरन के साथ करो, आयरन के साथ करोगे तो आयरन का 0.77 होता, तो 0.77 में से 0.83 जाएगा तो 0.11 बचेगा, तो 0.6 से बहुत कम आएगा। इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत देर में होती है, जबकि सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अगर 0.6 वोल्ट से ज़्यादा है पोटेंशियल डिफरेंस तो फिर रिएक्शन विग्रस होगी, ठीक है। ब्राइन सोल्यूशन की खास बात एक और होती है कि मोमेंटरली ऑक्सीजन निकलती है वाटर के ऑक्सीडेशन की वजह से, लेकिन जैसे ही वाटर कंसंट्रेशन कम होता है Cl- निकलना शुरू हो जाती है, तो मेनली Cl2 निकलती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कर लें। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या कर लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो इन तीनों में अगर हम देखें, इसे हटा देते हैं, कि इन तीनों में अगर हम देखें ध्यान से तो सिल्वर है, यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा या NO3- का ऑक्सीडेशन होगा। सबसे ज़्यादा किसका है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर का, तो सिल्वर ही ऑक्सीडाइज होगा। सिंपल बात है कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा। फिर रिडक्शन पोटेंशियल देखो तो वाटर रिड्यूस हो सकता था और सिल्वर रिड्यूस हो सकता था, तो रिडक्शन पोटेंशियल भी सिल्वर का ही ज़्यादा है, तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर का ही रिडक्शन होगा। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इतनी सी बात करने के लिए अगर मैं ऑफलाइन क्लास में करता तो मेरे को शायद 3 घंटे लगते हैं, ठीक। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे किया तो थोड़ा तेज कर लिया, क्योंकि तुम सामने नहीं बैठे हो मेरे भाई, है ना। लूप पे लगा के सुनना, इसे 2-3 बार सुनोगे तो दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस की। एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स ले लेते हैं। तो अगर हम सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लें तो RCO- Na+ की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन्स बनते हैं। ये क्या है, ये एल्केन्स बन गए हमारे, और इनसे बनी CO2 और H2 और NaOH। तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो RCO- का ऑक्सीडेशन हुआ तो रेडिकल बना,
रेडिकल से आर रेडिकल बना और आर रेडिकल दूसरे आर रेडिकल से मिलकर एल्केन बना दिया। इसी तरह से Na+ क्या हुआ, Na+ इलेक्ट्रॉन गया तो Na सॉलिड बना, Na सॉलिड वाटर में गिर के क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो अगर हम इसके बारे में लिखें, अगर हम इसके बारे में लिख दें थोड़ा थोड़ा, तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, एज द रिएक्शन प्रोसीड्स, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, द pH ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट increases and hydrogen gas is liberated at cathode. Hydrogen gas is liberated at cathode. At anode, CO2 gas is liberated. With alkanes. अब एल्केन भी गैस हो सकती है, इथेन हो सकती है, इथेन भी गैस होगी, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, तो अब कितनी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, क्या एक्सटेंट थी इलेक्ट्रोलिसिस की, उसे समझने के लिए हमें फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने होंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through it. मतलब the amount of any substance liberated or deposited at any electrode is directly proportional to the quantity of charge passed through it. कि कितना चार्ज पास किया है उस पर डिपेंडेंट करेगा कि कितना मास या वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे। ये किस पे डिपेंड करेगा? चार्ज पे डिपेंड करेगा। तो W प्रोपोर्शनल लिख दिया Q, तो Q हो गया चार्ज, W हो गया कम अमाउंट डिपॉजिटेड, तो W इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू IT होता, तो W इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू IT लिख दिया और W इक्वल्स टू ZIT लिख दिया। I करंट है, T टाइम है, वेयर Z इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस। Z को क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस कह रहे हैं। Z की वैल्यू E/96500 होती है, वेयर E इज इक्विवेलेंट मास और 96500 क्या है? 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दैट मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू द सॉल्यूशन फॉर 1 सेकंड। मतलब कि अगर हमने केवल 1 कूलम चार्ज पास किया 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड नहीं, 1 कूलम चार्ज पास किया फॉर 1 सेकंड, या 1 एम्पियर करंट पास किया फॉर 1 सेकंड, तब ठीक हो जाएगा। 1 कूलम की जगह से 1 एम्पियर करंट लिख लो। 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड, मतलब 1 कूलम चार्ज। कि 1 कूलम चार्ज पास किया तो हम उसे क्या कहेंगे? क्योंकि W की वैल्यू Z के बराबर आ जाएगी। ठीक, तो W की वैल्यू Z के बराबर आ गई, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है कि अगर हमने 1 कूलम चार्ज पास किया या 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया, तो जितना मास डिपॉजिट हो गया वो एक्चुअली Z यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर है, उसकी वैल्यू E/96500 है। ठीक, अब बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ की। फैराडेज सेकंड लॉ क्या कहता है? द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑन पासिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यानी W प्रोपोर्शनल है E के, तो W प्रोपोर्शनल E के है, तो W इक्वल्स टू Q इंटू E/96500 कर दिया और W1/W2 की वैल्यू E1/E2 आ गई। तो इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? मोलर मास अपॉन n फैक्टर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। तो इसका एक सवाल देख लेते हैं। सवाल देखते हैं, सवाल लगाने में ही मजा आएगा। कह रहा था कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 12.3 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन इफ द करंट एफिशिएंसी इज 50%, देन इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। ठीक है,
तो इसे देख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बना लेते हैं पहले। तो ये नाइट्रोबेंजीन हो गई, और इससे एनिलीन बनानी है हमें। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनानी है, तो अगर हम इसमें बैलेंस कर दें इस रिएक्शन को, ये नाइट्रोबेंजीन है और ये एनिलीन है, ये मैं मान लेता हूँ कि सबको पता है इतनी बात। तो इसमें अगर हम लिखें रिएक्शन को, तो +6H +6 इलेक्ट्रॉन्स +2H2O लिख दें। ठीक, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो इसके लिए एन फैक्टर जो आ गया नाइट्रोजन बेंजीन के लिए वो 6 आ गया। अगर तुम्हें वैसे कैलकुलेशन आती है तब भी तुम निकाल सकते हो इसे। ठीक, वैसे बैलेंस कर लो, सबसे अच्छा तरीका है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन कितना आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज मोलर मास नाइट्रोबेंजीन का 126/6 आ गया। तो ये बात समझ में आ गई। तो W इज इक्वल टू क्या लिख दे, Z/Q। ठीक, अब हमें चार्ज ही निकालना है। तो हमें कितना, W कितना डिपॉजिट हुआ, 12.3 ग्राम्स। Z की वैल्यू कितनी आ गई, 123/6, ये अपॉन 96500 इंटू Q। तो ये तो कैंसिल हो गया, 0.1 आ गया। तो Q की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 9650 इंटू 6, ये इतने कूलम चार्ज आ गया। ठीक, अब क्योंकि करंट एफिशिएंसी इतना चार्ज हमें चाहिए, इतने कूलम चार्ज चाहिए फॉर डिपॉजिटिंग द सब्सटेंस। क्या चाहिए, फॉर डिपॉजिटिंग द नाइट्रोबेंजीन, या फॉर डिपॉजिटिंग, फॉर कन्वर्टिंग लिख लेता है। कन्वर्टिंग कर रहा है ना, या रिड्यूसिंग, फॉर रिड्यूसिंग लिख देता है, बढ़िया शब्द है, फॉर रिड्यूसिंग द नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। अब क्योंकि करंट एफिशिएंसी जो है वो 50% है। करंट एफिशिएंसी जो है कितनी है, 50%। अगर करंट एफिशिएंसी 50% है तो यानी कि हमने जितनी चार्ज देना था उसका डबल चार्ज देना पड़ेगा। तो इस बात को भी लिख देता हूं कि सिंस द करंट एफिशिएंसी is 50%, then the charge required will be 2 into 6 into 9650। यानी कितना हो गया, इसे कैलकुलेट कर लोगे 115800 कूलम्स आ जाएगा। तो एनर्जी कितनी लगेगी, एनर्जी लग जाएगी Q इंटू वी। तो 115800 इंटू वी की वैल्यू 3 है, यानी कि 347.4 किलो जूल्स आ गई एनर्जी। तो इसके सवाल का आंसर आसानी से निकाला जा सकता है, सिंपल है, देख के करोगे एक दो बार ही समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो भाई, एक और क्वेश्चन तुम्हारे सुविधा के लिए कि तुम थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाए फैराडेज लॉ से। सरल सरल सवाल होते ज़्यादा, देखो कितना बड़ा सवाल लिखा है, पूरी स्लाइड भर के सवाल है। ठीक, अब इस सवाल को लगाने का देखो 2 मिनट लगा देंगे, बहुत सरल सवाल है, कैसे लगाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ MnSO4 इन एक्वस सॉल्यूशन इज अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MnO2 एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये तो रिएक्शन लिखी, कहानी लिखी, यहाँ पे सवाल का कोई मतलब है ही नहीं, यहाँ तक सवाल शुरू ही नहीं हुआ। सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, पासिंग अ करंट ऑफ 27 एम्पियर फॉर 24 आवर्स गिव्स 1 kg ऑफ MnO2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट एफिशिएंसी इफ मोलर मास ऑफ Mn इज 55। तो W इज इक्वल टू ZIT होता, हम जानते हैं W इक्वल्स टू ZIT होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। W कितना हमें करना है, 1000 ग्राम, यानी कि 1 kg यानी 1000 ग्राम। Z की वैल्यू रखी है कितनी, MnO2 है तो 87, MnO2 कितना हो जाएगा 55 प्लस 32 यानी कि 87 हो जाएगा, सही लिखा। एन फैक्टर 2 है 96500, क्योंकि Mn से Mn2 प्लस से Mn4 प्लस में गया, तो एन फैक्टर कितना है 2 है, इंटू I इंटू 9 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक, तो ये इसे जब सॉल्व कर देंगे तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 इंटू 2 इंटू 965 डिवाइडेड बाई 87 इंटू 24 इंटू
36। इस वैल्यू को सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 25.67। तो हमने कितना एम्पियर का करंट पास किया था 27 का, आ कितना रहा है 25.67। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, एफिशिएंसी विल बी 25.67, ये एम्पियर आ गया, डिवाइडेड बाय 27 इंटू 100। देखो कितना आसान था। तो ये 95.06 की एफिशिएंसी आ गई। सिंपल बात है, आसानी से कैलकुलेशन। यार कैलकुलेशन तो मतलब मैं करके ही रखता हूँ, ज़्यादातर याद ही रहती है, और तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो करके रखो अपने आप से, है ना। इसमें तो कोई मतलब परेशान होने की बात ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट बात लगती है जो रह गई है लिखने के लिए, तो वो यहाँ पे लिख सकते हो। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय ए कंडक्टर इन द पैसेज ऑफ करंट। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ओम्स। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A होता है। अगर L क्या है, लेंथ, एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और रो रेजिस्टिविटी होती तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रो लिया है, तो R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई A हो गया। तो R रो इक्वल्स टू R करने के लिए क्या करें, फॉर L इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड A इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। कंडक्टेंस क्या होता है, द ईज विद विच द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ सोल्यूशन। तो G इक्वल्स टू 1 बाई R हो गया, यूनिट हो गई ओम इनवर्स। ठीक, ओम इनवर्स को ओम इनवर्स या MHO भी लिख सकते हैं, और ऐसा यूनिट होती है इसकी सीमेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करते हैं। ये बातें इतनी सरल हैं कि मतलब इन्हें तो केवल एक बार बोलना ही है, काफ़ी हो जाएगा बोलना ही इनका। ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो तब भी ये इतनी सरल है। ठीक, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी के बराबर। तो कप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो हो गया, कप्पा इक्वल्स टू R इंटू L बाई ए हो गया। तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन R इंटू L बाई ए हो गया। अब 1 अपॉन R को लिख दिया कंडक्टिविटी G, और L बाई ए इज सेल कांस्टेंट, इसे हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। L डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और A क्या है, A है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस मीटर इनवर्स। अब हम लोग वायर्स में कंडक्टेंस ढूंढ नहीं रहे हैं, हम तो सोल्यूशंस में कंडक्टेंस ढूंढ रहे हैं। तो सोल्यूशन में जब कंडक्टेंस निकालते हैं तो कंडक्टिविटी इन सोल्यूशंस की बात करते हैं, और कंडक्टिविटी इन सोल्यूशंस दो तरह से हो सकती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इससे लैम्डा इक्विवेलेंट से। अब रिलेशन बिटवीन द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में रिलेशन कैसे निकालेंगे, कि हमने मान लिया कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन VmL ऑफ सॉल्यूशन, देन ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी प्रेजेंट इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 cc इनटू ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम इन cc। तो इसे हम लिख देंगे लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू V। अब नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। तो V की वैल्यू हो गई 1 अपॉन n इंटू 1000। तो लैम्डा इक्विवेलेंट जो हो गया वो कप्पा इंटू 1000 बाई m हो गया। तो यूनिट इसकी जो आ गई सीमेन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट आ गई। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए क्या लिख देंगे, कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो इसे हम लैम्डा m को लिख देंगे कप्पा 1000 इंटू 1000 बाई m लिख देंगे। अगर स्पेसिफिकली सॉल्युबल सॉल्ट है तो मोलैरिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी लिख देंगे हम लोग। ठीक है, मोलैरिटी की जगह क्या लिख देंगे, सॉल्युबिलिटी लिख देंगे। इतनी बात मेरी समझ में आनी चाहिए आसानी से, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने पहले कहा था कि ये क्लास छोटी रखेंगे, इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कोलेरेस्ट लॉ, बैटरीज और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन से नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगी, अभी तो नहीं हो पाएगी। थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मान जाओ, है ना। आज के लिए सॉरी, थोड़ी क्लास छोटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा करवा दूंगा, अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक, और इसके PYQs भी मैं जल्दी शुरू करूँगा, क्योंकि तुम्हारे जो सर में मेंटल ब्लॉकेज है ना कि सर कम पढ़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं यार। मैं सफिशिएंट पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं पढ़ाता, सवाल लगाते समय चलो ये नहीं कहूँगा कि काश ये पढ़ लिया होता तुमने तो इसे सही कर देते। मैं अपने नोट्स के फ़ोटोज़ पेस्ट करता रहूँगा कि इसके लिए देखो ये, इसके लिए देखो। ठीक है, इस तरह से बता दूँगा। तो आज के लेक्चर को यहीं रोकते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4th लेक्चर में ख़त्म करने वाले हैं, तो संडे को सारा ये ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर और ध्यान रखना अपना।